क्या दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का रौब जमाने वाली यूएस मिलिट्री अब अंदर से ही टूट चुकी है? मिडिल ईस्ट के महासमुंदर में तैनात यूएस नेवी का सबसे शक्तिशाली सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अब एक तैरते हुए नरक में तब्दील हो चुका है। 5000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बिना खाने के, बिना साफ पानी के, टूटे हुए टॉयलेट्स और गंदे शावर्स के बीच कैसे जंग लड़ने का दावा कर सकते हैं? और क्या ईरान के खिलाफ चल रहे इस लंबे संघर्ष ने पेंटागन की सप्लाई लाइंस और सैन्य मजबूरी की पूरी पोल खोल दी है? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बड़े खुलासे की जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया भर में अपनी ताकत का धौंस जमाने वाला अमेरिका आज अपनी ही जवानों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ तैनात यूएस नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अब किसी सैन्य शान का नहीं बल्कि एक बड़े संकट का प्रतीक बन चुका है। चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि आखिर समुंदर के बीचों बीच 5000 अमेरिकी सैनिक किस तरह के नर्क को झेलने पर मजबूर हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती से। तकरीबन 9 महीने यानी 259 दिनों से ये एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चक्कर काट रहा है। इस दौरान इस सुपर कैरियर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। 208 दिन कॉन्टिन्यूअसली बिना किसी पोर्ट स्टॉप के समुंदर में बने रहना मॉडर्न यूएस नेवी के इतिहास में ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे लंबा कॉन्टिन्यूअस सी डिप्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है। लेकिन ये रिकॉर्ड किसी गर्व की बात नहीं है, बल्कि उन 5000 सेलर्स और मरीन्स के लिए एक भयानक नाइटमेयर बन गया है जो इस पॉट पर सवार है। हाल ही में सैन डिएगो में एक मीटिंग के दौरान जब मिलिट्री फैमिलीज ने नेवी के एक्टिंग सेक्रेटरी हंग काओ और टॉप ऑफिशियल्स का घेराव किया, तब इस शिप के अंदर की असली और खौफनाक तस्वीर दुनिया के सामने आई। एमएस नाउ और दूसरे न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जवानों के परिवार वालों ने खुलासा किया कि उनके बच्चे और पति इस वक्त भुखमरी, गंदगी और बेहद खराब मानसिक हालत से गुजर रहे हैं। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन के अंदर जो सैनिक हैं वो अंदर से खोखले हो चुके हैं। सबसे पहले और बड़ा संकट है खाने और पीने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप पर राशन खत्म हो चुका है और जवानों को आधे अधूरे पोर्शंस और खराब गुणवत्ता का खाना दिया जा रहा है। ऐसा दावा किया गया है कि जवानों को आधा कप चावल देकर गुजारा करने पर मजबूर किया जा रहा है। और भैया, ये अमेरिकी सैनिक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी यूएसए टुडे ने कुछ फोटो शेयर की थी जिसमें सैनिकों की थालियों में छोटा सा पोर्शन और ग्रे प्रोसेस्ड मीट दिखाई दे रहा था। तो पेंटागन ने इसे फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन आज परिवार वालों का आक्रोश बताता है कि सच्चाई को कितना भी छुपा लिया जाए वो बाहर आ ही जाती है। खाने के अलावा हाइजीन और बुनियादी जरूरतों को हाल ही के शिप के स्टोर्स में ना तो सोप बचा है, ना टूथपेस्ट बचा है और ना ही डिओड्रेंट। जवान दिन रात स्वेट और पसीने में लथपथ होकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खुद को साफ करने के लिए साबुन तक नहीं है। बाथरूम्स और शावर्स में ब्लैक मोल्ड यानी काली पपड़ी जम चुकी है, टॉयलेट्स टूटे हुए हैं और उनका सीवेज सिस्टम बार बार कोलैप्स हो रहा है। लॉन्ड्री फैसिलिटीज काम नहीं कर रही हैं, जिससे जवान हफ्तों तक वही गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक सैन्य ताकत के पास अपने जवानों के लिए साबुन और खाना भेजने का इंतजाम क्यों नहीं है? इसका जवाब छिपा है मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल संघर्ष में। ईरान के खिलाफ चल रहे लंबे संघर्ष और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान यूएस नेवी का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। नेवी ऑफिशियल्स ने खुद स्वीकार किया है कि बहरीन से यूएसएस अब्राहम लिंकन तक सप्लाई पहुंचाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। रीजन में ईरान की बढ़ती ताकत और ब्लॉकेड की वजह से यूएस नेवी के सप्लाई शिप्स आसानी से नहीं आ जा पा रहे। इसका नतीजा ये है कि खाना, दवाइयाँ, मेल और ज़रूरी सामान का एक बड़ा बैकलॉग जमा हो गया है। लेकिन बात सिर्फ खाने और टॉयलेट्स तक सीमित नहीं है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिजिकल और ऑपरेशनल सेफ्टी का संकट भी गहरा गया है।
एक वेटरन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक शिप के फ्लाइट डेक पर इतना वेयर एंड टेयर हो चुका है कि वहां गद्दे और होल्स नजर आने लगे हैं। हाई स्पीड जेट लैंडिंग्स और कांस्टेंट मिसाइल ऑप्स की वजह से डेक की नॉन स्किड कोटिंग उखड़ चुकी है। हालांकि फिफ्थ फ्लीट के स्पोक्सपर्सन ने फ्लाइट डेक पर होल्स होने के दावे को खारिज किया और कहा कि शिप फुल्ली मिशन केपेबल है, लेकिन जब जवान 18-18 घंटे की एग्जॉस्टिंग शिफ्ट्स बिना सही खाने और नींद के कर रहे हो तो फ्लाइट डेक पर किसी बड़े हादसे का खतरा हर पल मंडराता रहता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ऐसी दुर्गति सामने आई है। इससे पहले यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी मिडिल ईस्ट में एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट पर भेजा गया था। वहां भी टॉयलेट्स कोलैप्स हो गए थे, सीवेज पूरे बर्थिंग एरिया में फैल गया था और लॉन्ड्री रूम में आग लगने के बाद उस शिप को पोर्ट पर लाना पड़ा था। ऐसा लगता है कि पेंटागन अपने जवानों को ईरान के खिलाफ जंग में आगे धकेल तो देता है, लेकिन उनके सस्टेनमेंट और वेलबींग की उसको परवाह नहीं है और इसी वजह से अब यूएस के लोगों में गुस्सा है। अब भैया आप यूएस के जवानों का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ना। मानसिक और शारीरिक एग्जॉशन का आलम यह है कि शिप पर मौजूद थेरेपिस्ट ने वार्न किया है कि क्रू कलेक्टिव साइकोलॉजिकल कोलैप्स के कगार पर है। 9 महीने से समंदर के बीच तनाव में रहना, अपने परिवार से दूर रहना और बुनियादी जरूरतों के लिए तरसना, इसने जवानों के मोराल को पूरी तरह तोड़ दिया है। कई जवान अपने बच्चों के जन्म और परिवार के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। नेवी के एक्टिंग सेक्रेटरी हंग चाओ ने अब यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को डिप्लॉयमेंट पर भेजने की बात कही है ताकि लिंकन के क्रू को रिलीफ मिल सके, लेकिन लिंकन की वापसी की कोई पक्की डेट देने से इनकार कर दिया है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा होता है, क्या अमेरिका की ये सुपर कैरियर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डोमिनेंस का प्रतीक है या फिर अंदर से खोखली हो चुकी सैन्य महाशक्ति का आईना? भैया इस यूएसएस पर पहले हमला भी हुआ था, इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को पहले ईरान ने डुबाने का भी दावा कर दिया था और आज इसी अब्राहम लिंकन यूएसएस पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं 5000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक। ईरान के सामने ऐसी एग्जॉस्टिंग और स्ट्रेच डिप्लॉयमेंट ने अमेरिकी नेवी की लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल लिमिट्स को नंगा कर दिया है। जब जवान भूखे हों, टॉयलेट्स टूटे हों और मोराल जमीन पर हो तो ऐसी सेना ताकत के बलबूते जंग जीतने का दावा सिर्फ एक धोखा साबित होता है। आगे इस मामले में वॉशिंगटन और पेंटागन क्या कदम उठा रहे हैं और क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन के सैनिकों को घर वापसी लाया जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। क्या वॉशिंगटन का पर्शियन गल्फ पर एक तरफ कब्जे का दावा हवा में उड़ चुका है? क्यों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि होर्मुज की स्ट्रेट लगभग खुली है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है और इसके बाद पूरी दुनिया में ट्रंप की थू-थू हो रही है? और आखिर क्यों यूएई और उसके पश्चिमी साझेदार ईरान पर समुद्री डकैती के आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अब असली सवाल क्षेत्रीय संप्रभुता का और सुरक्षा का है। दर्शकों, आज हम विश्लेषण कर रहे हैं जहां पर्शियन गल्फ में गहराते हुए उस तनाव की असल कहानी की परतें हम खोलेंगे जिसे वेस्टर्न मीडिया अक्सर एक तरफ के चश्मे से देखता है। वहां ट्रंप दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, वहीं आज ईरान ने एक ऐसा हमला कर दिया कि ऑयल मार्केट्स थर थर कांपने लगी। ताजा घटनाक्रम में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकारी ऑयल कंपनी एडनॉक से जुड़े एक पोर्ट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हुआ है। अबू धाबी ने तुरंत इस घटना का सारा ठीकरा तेहरान पर फोड़ा और इसे समुद्री डकैती का नाम दे दिया। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले के जियोपॉलिटिकल गहराई से समझेंगे तो ये सिर्फ एक पोर्ट पर हमले की चिटपुट घटना नहीं है, बल्कि ये ईरान का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को दिया गया एक सीधा और एक स्पष्ट संदेश है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हॉर्मुज की स्ट्रेट में असल में चल क्या रहा है। वेस्टर्न देश और उनके गल्फ एलाइज चाहते हैं कि सनकीम समुद्री मार्ग पर उनका एक तरफा नियंत्रण रहे, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है।
लेकिन ईरान ने कई बार ये बात साफ की है कि जो जलमार्ग उसके तटों के ठीक पास से गुजरता है उसकी सुरक्षा और नौवहनों के नियम तेहरान के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से अलग नहीं किए जा सकते। यानी अमेरिका और उसके दोस्त के शिप्स यहां से नहीं गुजर सकते। अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता के बीच ईरान ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी सुरक्षा तय की है। तेहरान का रुख हमेशा से रहा है कि जो भी व्यावसायिक जहाज ईरानियन जल सीमा या इसके आसपास के समुद्री क्षेत्र से गुजरता है उन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल और तेहरान के निर्देशों का पालन करना होगा। जब अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके आर्थिक साझेदार बिना किसी बाधा के ईरान की नाक के नीचे से गुजरते रहेंगे। भैया, एडनॉक ने खुद ये स्वीकार किया है कि जारी संघर्ष के दौरान उनके 15 जहाजों पर असर पड़ा है। यूएई और अमेरिका इसे अकारण हमला बता रहे हैं, लेकिन तेहरान के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक जवाबी प्रतिरोध की रणनीति है जिससे ट्रंप हिल गए हैं। भैया, यूएई अबू धाबी ही अगर अपना तेल बाहर नहीं बेच पाएगा तो फिर कैसे इकोनॉमी चलेगी? और इसी वजह से अब ट्रंप पे दबाव बढ़ता जा रहा है। जब ईरान के आर्थिक संसाधनों, उसकी तेल नीयत और उसकी संप्रभुता पर पश्चिमी पाबंदियों और सैन्य कार्रवाइयों के जरिए प्रहार किया जा रहा है तो ईरान के पास अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति की। वॉशिंगटन में बैठकर अमेरिकन प्रेसिडेंट बयान देते हैं कि होर्मुज पर अमेरिकन नेवी का नियंत्रण है और मार्ग खुला है, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिकन नेवी के सुरक्षा चक्र के बावजूद बिना तेहरान की मंजूरी और सहयोग के इस जल मार्ग से जहाजों का सुरक्षित गुजरना नामुमकिन हो चुका है। ट्रंप का यह दावा है कि सब कुछ नियंत्रण में है। अब उनकी अपनी ही जनता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों के सामने खोखला साबित हो रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पर एक तरफा समझौते थोपने की कोशिश कर रहा था, जहां अमेरिका अपनी मर्जी की शर्तें थोपे और ईरान बस उन्हें मान ले। लेकिन शनिवार की इस घटना ने ट्रंप के उस अहंकार और खोखली बयानबाजी की पोल खोल दी है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि गल्फ की सुरक्षा किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के भाषणों से तय नहीं होगी, बल्कि वो जमीन और समुद्र पर मौजूद शक्तियों के वास्तविक संतुलन से तय होगी। यूएई और अन्य गल्फ देश जो अमेरिका के सैन्य संरक्षण के वादों पर भरोसा करके बैठे थे, अब खुद को एक कठिन मोड़ पर पा रहे हैं। एडनॉक जैसे दिग्गजों को भारी आर्थिक नुकसान और जोखिम उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अमेरिका की आक्रामक नीतियों के साथ खुद को जोड़ लिया है। अबू धाबी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों का उल्लंघन तो कह रहा है, लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। क्या ये वही अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसे पश्चिमी देश तब भूल जाते हैं जब वे ईरान के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंध लगाते हैं या उसके समुद्री व्यापार को रोकने की कोशिश करते हैं? इतिहास गवाह है कि पर्शियन गल्फ का संरक्षक हमेशा से वही देश रहा है जिसकी सीमाएं इस गल्फ को छूती हैं। हजारों मील दूर बैठा अमेरिका ना तो गल्फ के जहाजों को बचा पा रहा है, ना उन्हें सुरक्षा दे पा रहा है और ना ही तेहरान की रणनीतिक क्षमता को कमजोर कर पा रहा है। ईरान का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि गल्फ का पानी ईरान के अपने नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसी भी ऐसे देश के लिए भी नहीं है जो तेहरान के खिलाफ पश्चिमी आक्रामकता का समर्थन करता है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अब ये मानने पर मजबूर हैं कि सैन्य ताकत के दम पर ईरान को झुकाने के ट्रंप का फॉर्मूला पूरी तरह से विफल हो चुका है। फ्राइट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छू रहा है और वैश्विक तेल बाजार की सांसें अटकी हुई हैं। अमेरिका चाहे जितनी भी नौसैनिक जहाजों की तैनाती का ढोंग कर ले, सच ये है कि होर्मुज की चाबी तेहरान के पास ही है। जैसे जैसे इस घटना की ओर विस्तृत जानकारी सामने आ रही है, एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है। पश्चिमी ताकतें और उनके क्षेत्रीय सहयोगी अब ईरान के रणनीतिक दबदबे को अनदेखा नहीं कर सकते। यदि वॉशिंगटन और अबू धाबी सचमुच इस वाइटल वाटरवे में शांति और मुफ्त नौवानों का चाहता है तो उन्हें तेहरान पर दबाव बनाने की अपनी नीति छोड़नी होगी, यानी जंग छोड़ के भागना होगा, तभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा।
ईरान के वैध सुरक्षा हितों को सम्मान करते हुए एक बराबरी के स्तर पर बातचीत की मेज पर आना होगा, वरना होर्मुज की लहरों पर उठती ये उथल पुथल आने वाले दिनों में अमेरिका के जियोपॉलिटिकल साख को और ज्यादा गहरा नुकसान पहुंचा देगी और इस जंग में अमेरिका बहुत जल्द भागता नजर आ सकता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया अमेरिका पर, ट्रंप पर दबाव बना रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट पीस गैम्बल शुरू होने से पहले ही कोलैप्स हो चुका है? गाजा में शांति के लिए लाया गया 15 पॉइंट का रोड मैप अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त ने ही उसके तय किए हुए प्लान को सिरे से खारिज कर दिया, तो आगे की जियोपॉलिटिक्स किस तरफ मोड़ लेगी? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस नए पॉलिटिकल अर्थक्वेक की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सनसनी फैला दी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा धमाका करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 15 पॉइंट गाजा पीस प्लान को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। संडे को हुई अपनी कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने 2 टूक शब्दों में कहा कि इजराइल रिजेक्ट्स द 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से डिसआर्म नहीं हो जाता, तब तक इजरायली फोर्सेस गाजा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। इस बयान ने उस पूरे रोड मैप को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता पूरी तरह बंद नजर आ रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस रिजेक्शन के पीछे की असली कहानी क्या है और ये स्टैंड ऑफ कितना खतरनाक रूप ले सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नेतन्याहू के हार्ड रेड लाइन की। संडे की कैबिनेट मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की पोजीशन को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल किसी भी तरह के फिक्शियस यानी नाम मात्र के डिसआर्ममेंट को स्वीकार नहीं करेगा। इजराइल को जेन्युइन डिसआर्ममेंट चाहिए और नेतन्याहू के मुताबिक जेन्युइन डिसआर्ममेंट का मतलब है हमास के पास मौजूद हर एक हथियार को खत्म करना चाहिए, चाहे वो आर्टिलरीज हो, रॉकेट्स हो या फिर लाइटर वेपन्स। उनका कहना है कि जब तक हमास अपने आखिरी हथियार सरेंडर नहीं कर देता और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, तब तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगी और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करती रहेंगी। ये बयान सीधे तौर पर ट्रंप के प्रपोज्ड प्लान के ढांचे से टकराता है। ट्रंप का 15 पॉइंट गाजा प्लान क्या था वो भी आपको बताता हूं। इस डेडलॉक को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस द्वारा तय किया गया 15 पॉइंट प्लान में था क्या। ट्रंप का यह प्रपोजल एक फेज स्ट्रैटेजी पर आधारित था। इसका मकसद था गाजा में जंग को हमेशा के लिए खत्म करना। प्लान के तहत फेज डिसआर्ममेंट और विड्रॉल करना था। हमास और बाकी आर्म्ड फैक्शंस अपने हथियार सरेंडर करेंगे, जबकि इजरायली फोर्सेस अग्रीड कि सिक्योरिटी माइलस्टोन्स के हिसाब से गाजा से प्रोग्रेसिवली विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में एंटर करेगा जो इजरायली ट्रूप्स और पैलेस्टीनियन इलाकों के बीच बफर का काम करेगा और वेटेड पैलेस्टीन पुलिस को सपोर्ट करेगा। और फ्यूचर गवर्नेंस में हमास या किसी भी आर्म्ड फैक्शन का कोई रोल नहीं होगा। मिलिट्री टनल्स और वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज को कंप्लीटली डीकमीशन किया और डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब भैया, गाजा का टेम्पररी कंट्रोल एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमिटी बनेगी। नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के पास होगा। इस कमिटी की सुपरविजन एक इंटरनेशनल बॉडी करेगी जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा गया, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप चेयर करेंगे। यानी बात ये थी कि यहां से डोनाल्ड ट्रंप हमास को संभाल लेंगे। लेकिन भैया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल विजन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जाएगा, हॉस्पिटल्स की रिकंस्ट्रक्शन होगी, राफा क्रॉसिंग को खोला जाएगा और लॉन्ग टर्म में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ साथ पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड का रास्ता तैयार किया जाएगा। कागज पर यह प्लान जितना स्ट्रक्चर्ड दिखता था, ग्राउंड पर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो कि पहला कदम कौन चलेगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और मुख्य सवाल यही उठता है कि हु मूव्स फर्स्ट, पहला कदम कौन उठाएगा। यहीं पर आकर दोनों पक्ष एक फंडामेंटल डेडलॉक में फंस जाते हैं।
हमास की डिमांड है। हमास ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अपने हथियार तभी सरेंडर करेगा जब इजरायली फोर्सेस गाजा से पूरी तरह विड्रॉ करेंगी और तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस रोक दिए जाएंगे। उनका कहना है कि हेवी वेपन्स को सरेंडर करने का प्रोसेस बाद में आएगा, जो कि पॉलिटिकल कंडीशंस और पैलेस्टीनियन स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट पर डिपेंड करेगा। यानी पैलेस्टीन ये कह रहा है कि तुम यहां से चले जाओ, हमें दोबारा रीबिल्ड करने में मदद करो, उसके बाद हम अपने हथियार छोड़ेंगे। लेकिन वहीं नेतन्याहू बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस चाहते हैं कि पहले हमास का कंप्लीट डिसआर्ममेंट हो, फिर इजरायली फोर्सेस वहां से चले जाएंगे। यानी पहले हमास अपने सारे हथियार त्याग दें। दोनों पक्षों के पास उनका सबसे बड़ा लेवरेज उनकी मिलिट्री स्टैंडिंग है। इजरायल बिना डिसआर्ममेंट के हटना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि हमास फिर से रीग्रुप कर लेगा। दूसरी तरफ हमास बिना विड्रॉल के हथियार नहीं डालना चाहता क्योंकि उसे डर है कि एक बार हथियार सरेंडर होने के बाद इजरायल पूरा कंट्रोल ले लेगा। अब भैया नेतन्याहू ने सिर्फ मिलिट्री विड्रॉल को ही रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि ट्रंप के प्लान के पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म विजन पर भी साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में एक बार फिर दोहराया है कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनेगा, ना गाजा में और ना ही वेस्ट बैंक में। इस बयान ने ट्रंप के उस प्लान की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है जो आगे चलकर पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहा था। अपकमिंग इलेक्शंस और फार राइट कोलिशन पार्टनर्स के प्रेशर के बीच नेतन्याहू अपनी हार्डलाइन इमेज को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अब भैया नेतन्याहू के इस अब्रप्ट रिजेक्शन के बाद पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक हलचल तेज हो गई है। अरब देश जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया भी शामिल है, इन सब ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी करके गाजा में जारी मिलिट्री ऑपरेशंस की कड़ी निंदा की है और वार्निंग दी है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस को डीरेल कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ अब व्हाइट हाउस और ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के सामने अब सबसे बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। ट्रंप ने पिछले महीने ऐलान किया था कि उन्होंने एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, लेकिन अब जब इजरायल ने ही इस 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट को अनएक्सेप्टेबल कर रिजेक्ट कर दिया है, तो ट्रंप के सामने दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो इजरायल पर हेवी डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए ताकि वो सीक्वेंशियल माइलस्टोन्स पर राजी हो, या फिर इस 15 पॉइंट प्लान को रीशेप करके नए सिरे से नेगोशिएशन शुरू करें। लेकिन दर्शकों, अंत में एक पत्रकार के तौर पर अगर मैं देखूं तो डिप्लोमेसी में सबसे आसान काम होता है एक ड्राफ्ट तैयार करना, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है उस ड्राफ्ट के पहले स्टेप पर दोनों दुश्मन पक्षों को राजी कराना। ट्रंप का 15 पॉइंट का गाजा पीस प्लान फिलहाल उसी पहले स्टेप पर आकर अटक गया है। इजरायल चाहता है कि हमास पहले निशस्त्र हो और हमास चाहता है कि इजरायल पहले वापस चला जाए। जब तक इस हु मूव्स फर्स्ट के घोर संकट का कोई विकल्प नहीं निकलता, तब तक गाजा में शांति का ये रोड मैप सिर्फ कागजों पर ही सिमटा रहेगा। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.